So all throughout this lifespan, so many areas get touched upon, right from our physiology, which is the physical health, to our cognitive, linguistic capabilities, social, emotional, interpersonal, intrapersonal personalities, everything else, right? So the question that may come up is that when we have such a big lifespan of the human being, why is it so important to focus on the early childhood? Could we have the change of the slide, please? Yeah. Kindly Thank you. change the slide, please. Yeah. Here Yeah, it is. so I would like to, I want to build upon on the developing child in Harvard University views the development of our brain's architecture. As you see in the graph, that in the first few years, if you see the bottom one, which is about the years, and if you see the top one, which is about the effort which is required to bring a particular change in the brain. Fair enough? So in the first few years of our life, as we see that there are more than 1 million neural connections, nerve connections, which are formed every second. And this is one speed, pace, which is never repeated again. And what happens after that as the age progresses? It is but obvious that we cannot function so efficiently if all that the rapid proliferation, and that is followed by a process which increases the efficiency of our brain circuits. And how is it achieved? There is a process called pruning. I really hope, Abha, that most of the audience that we have here is comfortable with English. Else, I can switch over to Hindi as well. Can we just have a quick check here? Yeah, parents, I guess they will be comfortable both in English and Hindi. Connected to English too. Wonderful, wonderful. Yeah. So I will keep switching over into because the audience needs to, they need to understand. Get the help and the right information that they have joined here for. So just in short, अगर मुझे बोलना हो जो अभी मैंने बताया है कि जो इंसान है उसकी जो लाइफ स्पैन है वो शिशुपन से लेकर एडोलेसेंट यौवन से लेकर एल्डरली बुढ़ापे तक जाती है. तो फिर सवाल ये उठता है कि इतना जरूरी क्यों है कि हम इतना फोकस अर्ली चाइल्डहुड पे डालें. सो उसके लिए मैं ये ग्राफ प्रेजेंट करना चाहती हूँ जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का ब्रेन आर्किटेक्चर डेवलपमेंट का ग्राफ है. सो इन जनरल जो हमारा ब्रेन है उसमें जो फर्स्ट फ्यू इयर्स हैं उसमें मोर देन 1 मिलियन नर्व कनेक्शंस बनते हैं हर एक सेकंड में. और ये जो फास्ट स्पीड है वो कभी भी दोबारा नहीं हो पाती है हमारे ब्रेन में, बिकॉज अगर बस बनता ही जाएगा तो क्लटर हो जाएगा ब्रेन में, राइट. सो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद प्रूनिंग होता है. अभी प्रूनिंग क्या है? प्रूनिंग होता है कि हमारे ब्रेन को वो और ज्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए. सो जो कनेक्शंस यूज नहीं हो रहे हैं उनको कम किया जाता है और जो कनेक्शंस रिपीटेडली बार बार यूज होते हैं उनको रीइंफोर्स किया जाता है, राइट. सो ऑफ कोर्स द फॉर्मेशन ऑफ न्यू कनेक्शंस एंड प्रूनिंग ऑफ अनयूज्ड कनेक्शंस इज अ वेरी डायनामिक प्रोसेस. पूरी जिंदगी भर ये प्रोसेस हमारा चलता रहता है. नए कनेक्शंस बनते हैं, जैसे जैसे हमारी लाइफ में नए एक्सपीरियंसेस होते हैं हम नए स्किल्स सीखते हैं, हम नई एबिलिटीज सीखते हैं और जो जो चीजें हम ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं वो बैक एंड में चले जाती है. आप इसको अपने घर के रोजमर्रा की चीजों में भी अप्लाई कर सकते हैं. आप जो बर्तन ज्यादा यूज करते हैं, जो ड्रेसेस ज्यादा पहनते हैं उनको सामने रखेंगे, जो कम पहनते हैं उनको पीछे पीछे धकेलते रहेंगे. हो सकता है थोड़े दिनों बाद आप उनको घर से ही निकाल दें. ब्रेन भी काफी कुछ इस तरह काम करता है.
लेकिन क्या बदल जाता है पूरी लाइफ स्पैन में? जब हमने ये कहा कि पूरी लाइफ में हमारा न्यू स्किल्स, न्यू नर्व कनेक्शंस बनते हैं और पुराने चले जाते हैं, लेकिन क्या बदल जाता है? वो है स्पीड ऑफ क्रिएशन ऑफ न्यू कनेक्शंस एंड स्पीड ऑफ प्रूनिंग ऑफ अनयूज्ड कनेक्शन। तो जिस रफ्तार से हम नया नॉलेज ले सकते हैं और जिस रफ्तार से हम पुराना नॉलेज भूल सकते हैं, वो कैपेबिलिटी हमारी रिड्यूस होती जाती है। आप एक अगर रबर बैंड की तरफ देखेंगे तो अगर उसको स्ट्रेच करते रहेंगे, स्ट्रेच करते, नया होगा, उसमें टाइटनेस रहेगी। जैसे जैसे आप स्ट्रेच करते रहेंगे वैसे वैसे उसमें लूजनेस आ जाती है। इट इज वेरी मच सिमिलर टू दैट, राइट? हमारे ब्रेन की इलास्टिसिटी जिसे बोलते हैं, प्लास्टिसिटी, somehow धीरे धीरे एज के साथ ऑफ कोर्स इफेक्ट आता है। सो व्हाट इट मीन्स इज, जैसा आप ग्राफ में देखते हैं, पहले 2 से 5 साल आप नजर रखिए कि जो अमाउंट ऑफ एफर्ट है that it takes to bring in these changes of any kind of behavioral change or any kind of learning of new abilities or new behavior, it drastically increases the amount of effort, and उतनी एफर्ट में जितना आप चेंज ला पाएंगे वो कम होता जाता है। Can we have a change of the slide, please? Yeah, kindly change the slide, please. The next slide, please. Thank you. Yeah. अगर हमें ह्यूमन का जो डेवलपमेंट है उसको एक घर बनाने से अगर हम कंपेयर करें, जिस तरीके से घर बनने में मटेरियल जाता है और फाउंडेशन बनने में मटेरियल जाता है, और जो जितनी एफर्ट हमने फाउंडेशन में डाली होती है वो डिसाइड करता है कि कितना मेंटेनेंस आगे लगेगा। So the material that goes into developing the foundation of a house can often decide how much maintenance would be required during the later phases of the construction. And for हम में से जितने भी लोगों ने खड़े होके घर बनाए हैं, घर के बनने में योगदान दिया, उन्हें पता रहेगा कि मेंटेनेंस कितना कॉस्टली अफेयर होता है। So pretty much इन्हीं लाइंस में the quality of a child's early experiences, जो बच्चे के पहले 5 साल, पहले 3 साल, पहले 2 साल के एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो काफी क्रिटिकल डिफरेंस बनाता है ब्रेन के डेवलपमेंट प्रोसेसेस में। एंड दैट कैन आइदर प्रोवाइड अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन और अ वीक फाउंडेशन टुवर्ड्स लर्निंग। या तो वो एक कमजोर फाउंडेशन बनाएगा, आधार, या फिर एक वीक बनाएगा जो बच्चे का आगे का जो लर्निंग है, बच्चे की जो हेल्थ है और बच्चे का जो बिहेवियर है। फेयर इनफ? क्या हम स्लाइड चेंज कर सकते हैं प्लीज? नेक्स्ट स्लाइड। बिफोर वी मूव फर्दर, हम अर्ली चाइल्डहुड के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा रहेगा कि अगर हम ये डिफाइन कर पाए कि हाउ अर्ली इज अर्ली चाइल्डहुड, राइट? सो ये कितना जल्दी, कौन से फेज को हम बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड, एंड कौन सी एज से आइडियली अलग अलग टाइप के माइलस्टोन जो बच्चे के होते हैं, चाहे डेवलपमेंटल हो या बिहेवियरल हो, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, हमें ट्रैक करने चाहिए। अगर हम पूरा चाइल्डहुड देखें, तो उसको कई हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। पहला प्रीनेटल, जब शिशु पेट में है, इन्फेंसी एंड टॉडलरहुड, अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड, एडोलेसेंस। एंड बच्चे अलग अलग चेंजेस होते हैं बच्चे के हर एक स्टेज में, फिजिकल चेंजेस, स्पीच, इंटेलेक्चुअल, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, धीरे 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 उसका कॉन्टेक्स्ट बदलता जाता है जैसे जैसे बच्चा एडोलेसेंस, यौवन में जाता है। हर एक लाइफ में स्पेसिफिक चेंजेस होते हैं उस पर्टिकुलर एज के हिसाब से। सो मोस्ट important reason of understanding and monitoring each child's development is to determine whether a child's development is on track. ये बहुत important है। जब आप डेवलपमेंटल माइलस्टोन देखते हैं तो आप समझ पाते हैं कि बच्चे का डेवलपमेंट कैसा हो रहा है और बिहेवियर कैसा आ रहा है और रेड फ्लैग्स कहाँ पे है। हम में से कई लोग सोचेंगे शायद माइलस्टोन जनरली जब बच्चा एक पर्टिकुलर उम्र का हो जाएगा, समझदार हो जाएगा, तब शायद मेजर किए जाने चाहिए, राइट? बट अगर आप CDC, सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, USA का रिकमेंडेशन देखेंगे
तो जो स्क्रीनिंग एज है बच्चों की वो 2 महीने से शुरू होती है। 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने, 9 महीने, 1 साल, 15 महीने, 18 महीने, 2 साल, 3 साल, 4 साल और 5 साल। ये जो है 2 महीने से 5 साल, ये दिस इज व्हाट आई कंसिडर एंड इन जनरल इज कंसिडर्ड एज अर्ली चाइल्डहुड, 0 to 5 years of age. Fair enough? क्या आप प्लीज स्लाइड चेंज कर सकते हैं? अब हम दूसरे क्वेश्चन पे जाएंगे, राइट? थैंक यू। क्या क्या इंपॉर्टेंट एरियाज है बच्चे के अर्ली चाइल्डहुड के डेवलपमेंट के? क्या ये डिसाइड करता है कि बच्चा कितनी जल्दी अल्फाबेट्स बोलने लग गया है, ABCD बोलने लग गया है, नंबर्स बोलने लग गया है? क्या डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि बच्चा कितनी जल्दी एनिमल्स, जानवरों की फिगर्स पहचानने लगा है? क्या अर्ली डेवलपमेंट का मतलब होता है कि बच्चा कितनी जल्दी कॉपी करने लगा है स्टैंडिंग लाइंस और स्लीपिंग लाइंस? या डेवलपमेंट का मतलब है कि बच्चा कितनी देर तक शांति से बैठ सकता है बिना एडल्ट्स को डिस्टर्ब किए? जो आजकल का जो तरीका है कई घरों में, स्पेशली अर्बन सेक्टर्स में, बच्चों को रेज करने का, मेरे पास कई ऐसे केसेस आते हैं जहां पे माता पिता और हम में से कई लोग बच्चे का जो डेवलपमेंट है उसको इससे नापते हैं कि बच्चा कितनी जल्दी बोलने लगा है और कितनी जल्दी लिखने लगा है। मेरे पास कुछ केसेस ऐसे आते हैं जब बच्चा एकदम एक्सेंट में बोलता है, ऐसी लैंग्वेज में बोलता है जो घर में कोई भी वो लैंग्वेज नहीं बोलता है। ये कैसे हो रहा है? हमें ये समझना जरूरी है कि आज की जो जनरेशन है बच्चों की, वो पहली जनरेशन है जो कि एक कंटिन्यूअस स्टेपल डाइट पे पल रही है, स्टेपल डाइट ऑफ हाईली एंगेजिंग एक्टिव इंटरेक्शन विद स्क्रीन्स। बहुत एक्टिवली बच्चा इंटरेक्ट कर रहा है स्क्रीन के साथ, एंड जो उसमें कंटेंट है उसका एक्सपोजर बच्चे को होता है। और जिस तरीके से कंटेंट आ रहा है, जिस तरीके से बच्चा कंटेंट के साथ एंगेज हो रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी जिम्मेदारी कि क्या कंटेंट है वो कोई भी जो भी कंटेंट डेवलप करते हैं स्क्रीन्स में, कोई भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। अगर एज ए माता पिता मेरा ये एम है कि कितनी जल्दी मैं बच्चे को ABCD बोलना सिखा दूं, 1 2 3 4 बोलना सिखा दूं, तो मैं बच्चे को आराम से स्क्रीन के सामने, 1.5 साल के बच्चे को भी आराम से स्क्रीन के सामने बिठा सकती हूँ। राइम्स, ABCD डांस करते हुए उनको घंटों चला सकती हूँ। बच्चा बोलने लग जाएगा, पहचानने लग जाएगा। कभी कभी इतना लंबा टीवी पे अगर मैंने लगा दिया कि बच्चा चाहे घूम रहा है बट वो कंटिन्यूअसली बैकग्राउंड में सुन रहा है, और क्या मिलता है हमें फिर इससे? व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस? हमें एक 2.5 year old बच्चा मिलता है जो अल्फाबेट्स बोलता है, ABCD बोलता है, कंटिन्यूअसली खेलते खेलते भी राइम्स गाए जा रहा है, लेकिन सोशली इंटरैक्ट नहीं कर रहा है राइट कॉन्टेक्स्ट में। हमें एक 3 साल का बच्चा मिलता है जो अपने आप को बिल्कुल भी फीड नहीं कर सकता है, कभी कभी सॉलिड खाना भी नहीं खा सकता है, ग्राइंडेड फूड खाता है। कंप्लीटली आराम से हम लोग उसे खाना खिला रहे हैं और बच्चा स्क्रीन देख रहा है। हमें एक 4 साल का बच्चा मिलता है जो बोर्ड और कॉपी से कॉपी राइटिंग बहुत अच्छी तरह कर सकता है। A लिखा है A लिख देगा, B लिखा है B लिख देगा, पर जैसे ही आप उस बच्चे को नो बोलोगे, किसको भेजूं? क्या आप अपना सो सॉरी, आप किसी एक पेरेंट का ऑडियो ऑन है, प्लीज पेरेंट उसको अनम्यूट पे डाल देंगे। थैंक यू। दिस इज लाइक जैसे स्कूल जैसे घर से होती थी और बैकग्राउंड की चीजें भी सुनाई देती हैं।
नो वरीज। सो हमें एक 4 साल का बच्चा मिलता है जो ABCD अच्छी तरह लिखता है, लेकिन जैसे उसको बच्चे को किसी भी चीज के लिए नो बोलेंगे तो मैसिव इमोशनल मेल्टडाउन में चला जाता है, अपनी इमोशन नहीं समझ पाता है। हमें एक 5 साल का बच्चा मिलता है जो अपना स्कूल में पानी का बॉटल खोल के दूसरे बच्चे के ऊपर आराम से उड़ेल देता है। क्यों? इसलिए नहीं कि बच्चा शरारती हो रहा है, क्योंकि बच्चे ने कार्टून में किसी को करते हुए देखा था, यूट्यूब में किसी को करते हुए देखा था। एंड अगर हम चाहते हैं कि मैटर्स को इसके और आगे लेके जाए, तो मैं नॉट जस्ट टीवी पे, मैं डिवाइस को राइट मेरे बच्चे के हाथ में दे दूंगी। अब तो मेरे बच्चे को बोर्डम, मैं बोर हो रहा हूं या बोर हो रही हूँ, हैंडल करने की भी जरूरत नहीं है। बच्चे को कुछ पसंद नहीं आया, ठक, स्वाइप राइट, स्वाइप लेफ्ट, उससे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन बिल्ड होता है, मुझे अभी ये चीज चाहिए। सो फिर हमें क्या मिलता है? हमें एक 6 साल का बच्चा मिलता है जो स्कूल में नहीं बैठ सकता है, केवल इसलिए कि बच्चा वहां बोर हो जाता है। सो एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ, मैं दोबारा दोहराऊंगी कि ये पहली जनरेशन है जो कि हाईली ग्रेटिफाइंग रिवॉर्डिंग मोड ऑफ एक्टिव एंगेजमेंट, जो एक एक्टिव एंगेजमेंट है विद द पिटलेस स्ट्रीम ऑफ कंटेंट, ऐसा कंटेंट, ऐसी इंफॉर्मेशन जिसका कोई, जो अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं है। एंड फाइनली हमें एक ओवर टायर्ड बच्चा मिलता है जो अपने सराउंडिंग में, सराउंडिंग की चीजें, सराउंडिंग के लोगों के साथ इंटरेक्शन नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि लेगोस और ब्लॉक्स तो डांस नहीं करते हैं, वो तो बच्चे को इनवाइट नहीं करते हैं। बच्चे के ब्रेन को एक्स्ट्रा हार्ड, एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। जो रिवॉर्ड की सेंस उसको स्क्रीन से आ रही थी, वही रिवॉर्ड की सेंस अगर उसको रियल लाइफ में कोई ब्लॉक बनाना हो, 7 मालिका का ही केवल ब्लॉक बनाना हो, उसमें अगर उसको वही सेंस ऑफ रिवॉर्ड चाहिए तो उसके ब्रेन को एक्स्ट्रा हार्ड काम करना पड़ेगा। एंड याद रखिए, हमारा ब्रेन एफिशिएंट होना चाहता है, एक्स्ट्रा हार्डवर्क नहीं करना चाहता है। ऑब्वियसली बच्चा आपको रोकेगा वो देने के लिए। So the child's neural connections are being built with instant gratification. Immediately मुझे वो चाहिए। Reduce frustration level, मुझे ये चीज पसंद नहीं आ रही है, चेंज कर दो। And reduce waiting tolerance, मैं बैठा हुआ हूं, कहीं पेडिट्रिशियन डॉक्टर का वेट कर रहे हैं, कहीं मॉल्स में हैं, माता पिता का शॉपिंग का वेट कर रहे हैं, मैं वेट नहीं कर सकती हूँ, मुझे कुछ दीजिए। मैं होटल में बैठी हूँ, मैं वेट नहीं कर सकती हूँ, मुझे कुछ दीजिए। दिस इज हाउ। बट आप सोचिए, अगर ऐसे डेवलपमेंट है तो रियल लाइफ में फ्यूचर लर्निंग, फ्यूचर बिहेवियर, फ्यूचर हेल्थ की क्या डिमांड होती है किसी भी इंसान से? डिमांड हमसे ये होती है कि हम डिलेड ग्रेटिफिकेशन कैसे हैंडल कर सके। मुझे आज मेहनत करनी है क्योंकि जिंदगी में कुछ बनना है। मैंने हाथ ऊपर किया स्कूल में, लेकिन मेरे दोस्त को टीचर ने बुलाया, मुझे नहीं बुलाया। एबिलिटी टू वेट फॉर आवर टर्न्स, एबिलिटी टू हैंडल फ्रस्ट्रेशन। मैं किसी चीज से खेल रहा हूं, मेरे दोस्त ने आके मेरे हाथ से छीना, बिकॉज चीजें हमेशा हमारे प्लानिंग के हिसाब से नहीं होती है रियल लाइफ में। सो लाइक वी सॉ बिफोर, द नर्व कनेक्शंस गेट प्रून्ड। जो कनेक्शंस हमारे इस्तेमाल नहीं होते, जो स्किल्स हमारे इस्तेमाल नहीं होते, जो एबिलिटीज हमारी इस्तेमाल नहीं होती है, वो अलमारी में पीछे चले जाती है या घर से चले जाती है। उसी तरीके से वो दिमाग से भी प्रून हो जाती है। And brain circuits become more and more efficient to help the child to do better in what the child is engaging with. जिस चीज के साथ बच्चा कंटिन्यूअसली एंगेज कर रहा है, उसी डायरेक्शन में बच्चे का ब्रेन और ज्यादा कॉन्क्रीट हो जाता है। सो द लॉन्गर, जितना ज्यादा बच्चा स्क्रीन के सामने है, एंड अगर सेल्फ ड्राइव से है, सेल्फ ड्राइव मतलब मुझे ये देखना है, मुझे वो देखना है, मुझे, बच्चे के हाथ में है वो,
तो बच्चे का जो सेंस ऑफ रिवॉर्ड है वो हायर हो जाता है, बच्चे की जो एक्साइटेबिलिटी का जो लेवल है, ये चीज पे मैं एक्साइट होता हूँ, वो हायर हो जाता है। और नॉर्मल सोशल इंटरेक्शन और चीजों के साथ बच्चे को इतना रिवॉर्ड का सेंस नहीं आता है। टफ है ना? I will come back to our original question. That is, what are the important areas of development in early childhood? Early childhood में important areas क्या है? जैसा आप ग्राफ में देखते हैं, cognitive linguistic development, बच्चा अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग कर पाए, लैंग्वेज पहले बैबलिंग से, फिर सिंगल वर्ड सेंटेंसेस, इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन वर्बली एंड नॉन वर्बली, ABCD नहीं, इंटरैक्शन, उसकी वो फाउंडेशन होती है लर्निंग्स की। और वो लर्निंग कैसे होती है? कॉज एंड इफेक्ट। बच्चे ने कुछ किया, उसके हाथ से खिलौना छूटा, पेरेंट ने आके बोला अरे खिलौना नीचे छूट गया, इंटरैक्शन। वो कैसे होती है? क्यूरियोसिटी से। सूरज की रोशनी अंदर आ रही है, पंखा गोल गोल घूम रहा है, बच्चा उसकी तरफ देख रहा है, कोई चीज उसको अट्रैक्ट नहीं कर रही है, बच्चे का ब्रेन क्यूरियोसिटी से काम कर रहा है। कॉग्निटिव लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट और कैसे होता है? हायर लेवल पे कंसेप्ट समझ पाना। बच्चा बाहर जाता है, एक डॉग क्रॉस किया बच्चे को, माता पिता ने बोला डॉग, माता पिता ने बोला नो दैट इज अ कैट। बच्चे ने ध्यान से देखा, ऐसा क्या हुआ कि वो पहले डॉग था और अब कैट हो गया। फिर उसने और ध्यान से देखा कि ओह इसके थोड़े डिफरेंट है, और उसका नॉलेज डेवलप होता है सेल्फ ड्राइव से, उसको कोई नहीं बोल रहा है, हार्ड वर्क से। दूसरा एरिया डेवलपमेंट का होता है फिजिकल डेवलपमेंट, जो काफी हद तक विजिबल होता है, दिखता है हमें। मोटर मूवमेंट, बच्चे ने वॉक करना सीखा, रन करना सीखा। फाइनर मूवमेंट, पहले बच्चा का थोड़ा ग्रैस्प ऐसे रहता है, फिर फाइनर थोड़ा पास में आता है और बच्चा लिखने का प्रैक्टिस, ड्राइंग, क्ले, फाइनल मूवमेंट कर पाता है। इन सब में टफेस्ट पार्ट क्या है? सोशल एंड इमोशनल पार्ट। टेंट्रम हैंडल कर पाना, मैं ये चीज करना चाहता हूँ, मेरे माता पिता मुझे करने नहीं दे रहे, मेरे दोस्त मुझे करने नहीं दे रहे, मेरी टीचर्स मुझे करने नहीं दे रही है, मैं उसको कैसे हैंडल करूँ? सेपरेशन एंजाइटी भी अर्ली चाइल्डहुड पे आती है। जब बच्चा प्री स्कूल जाता है तो बच्चा नॉन पेरेंट एंटिटीज के साथ भी कनेक्शन बना पाता है, और कहीं ना कहीं वर्ल्ड को एज अ सेफ प्लेस देख पाता है। पॉटी ट्रेनिंग, ऐसे स्किल्स भी इस उम्र में आते हैं, और स्लोली स्लोली बच्चा इंडिपेंडेंस, एटलीस्ट फिजिकल मूवमेंट में इंडिपेंडेंट हो पाए, सोशल इमोशनल में दूसरे लोगों, नॉन पेरेंट लोगों के साथ भी ट्रस्ट कर पाए। ये सारे एरियाज ऑफ डेवलपमेंट इस उम्र के होते हैं। अब अगर हम ये सोचेंगे कि ये सारे एरियाज क्या अलग अलग एरियाज में डेवलप होते हैं ब्रेन में, तो ऐसा नहीं है, सब बहुत ही इनएक्सट्रिकेबली लिंक्ड है। फॉर एग्जाम्पल कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग और जो रीजनिंग का जो एरिया है, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया डेवलपमेंट का है अर्ली चाइल्डहुड में। ओवरऑल इमोशनल वेलबींग, अपने इमोशंस को समझ पाना, सोशल कॉम्पिटेंस, कनेक्शन कर पाना लोगों के साथ, और केवल ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, देख के सीख पाना, ये सारी जो चीजें हैं वो एक बहुत, जो इमोशनल वेलबींग एंड सोशल कॉम्पिटेंस है, वो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाते हैं कॉग्निटिव एबिलिटीज के लिए। जब बच्चा इमोशनली सेटल्ड होता है, चीजें देखता है, लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है, तो उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग, कॉग्निटिव स्किल्स और डेवलप होता है। तो ये सारी चीजें बहुत लिंक्ड है। और जैसा हमने देखा था घर बनाने वाला, वो ब्रिक और मोर्टर है, इंग्रेडिएंट्स है, माल है हमारे ब्रेन आर्किटेक्चर का, राइट। जैसे कुछ एरियाज बहुत ही विजिबल होते हैं बच्चे के, मोटर मूवमेंट, बच्चा दौड़ रहा है, लैंग्वेज, बच्चा बोल रहा है, सोशल, बच्चा हंस रहा है देख के, और कुछ चीजें हैं जो दिखती नहीं है, इनविजिबल होती हैं, इमोशनल डेवलपमेंट। अगर हमें डिफाइन करना हो कि इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है, इमोशनल डेवलपमेंट बच्चे का एबिलिटी है कि वो एक्सपीरियंस कर पाए,
अनुभव कर पाए और एक्सप्रेस कर पाए, दिखा पाए अपनी अलग अलग इमोशंस, पहली चीज। दूसरा, एक कैपेबिलिटी डेवलप कर पाए कोप करने की, जो अनकंफर्टेबल इमोशंस होती हैं, और अलग 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 वैरायटी ऑफ फीलिंग्स को मैनेज कर पाए। ये सब इमोशनल डेवलपमेंट का पार्ट होता है। स्टिल चैलेंज क्या होता है कि अर्ली चाइल्डहुड में स्पेशली इमोशनल डेवलपमेंट को रिलेटिवली लेसर रिकग्निशन होती है एज कोर इमर्जिंग कैपेसिटी इन अर्ली चाइल्डहुड एरियाज। हम, क्योंकि वो दिखता नहीं है, हम लोग अगर बच्चा कोई अनकंफर्टेबल इमोशन दिखा रहा है तो हम झटक से उसको कुछ टॉफी दे देते हैं, बेटा शांत हो जाओ। अगर बच्चा थोड़ा एंगर दिखा रहा है, नो बोल रहा है, तो हम फटाक से बच्चा जिस चीज के लिए फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा था वो या तो कर देते हैं या उसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फैक्ट तो ये है कि जब बच्चा इमोशंस मैनेज करना सीख जाता है, राइट, एंड इनफैक्ट इमोशंस मैनेज कर पाना काउंटिंग और रीडिंग से ज्यादा डिफिकल्ट है। और कई बार जब बच्चों में इमोशन मैनेज के चैलेंजेस आते हैं तो वो कई बार अर्ली वार्निंग साइंस होते हैं फॉर फ्यूचर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। सो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ 18 पेटल्स में हम डेफिनेटली बच्चे के डेवलपमेंट में काम करते हैं, हम बहुत सारा फोकस डालते हैं बच्चों के इमोशनल वेलबींग में और कोपिंग कैपेबिलिटीज में। सो ये जो भी हमने एरियाज की बात की, डेवलपमेंटल एरियाज की बात की, वो बच्चा अचीव कैसे करता है अर्ली चाइल्डहुड में। ओके, नाउ अगर हम घर की बात करेंगे, हाउस बिल्डिंग, रिमेंबर स्विच, घर के इलेक्ट्रिसिटी, फर्नीचर, टाइल्स, ये सब बाद में आते हैं। ये बस एक कोइंसिडेंस है कि मेरे माता पिता भी पिछले 8 महीने से जयपुर में घर बना रहे हैं, सो आई कनेक्ट दैट विद दैट। सो हमेशा फाउंडेशन पहले आती है। जब आप फाउंडेशन देखते हैं तो आप ये फिगर आउट नहीं कर पाते कि फाइनल घर कैसा दिखेगा, बट यही है जो ट्रिगर करती है कि एक स्ट्रॉन्ग और ब्यूटीफुल घर बनेगा, जो रोजमर्रा के थपेड़े हैं नेचर के या जिंदगी के, वो हैंडल कर पाएगा। ह्यूमन ब्रेन भी वैसे ही डेवलप होता है। पहले सिंपल नर्व कनेक्शंस बनेंगे, सिंपलर स्किल्स बनेंगे पहले, राइट। बच्चा पहले अगर कुछ डायग्राम दिया है, अगर कोई डायग्राम दिया है तो बच्चा पहले केवल ऐसे ऐसे लाइनिंग बनाना सीखेगा, फिर धीरे धीरे और ज्यादा फाइनर सर्कल के अंदर लाइन बना पाना, अपनी खुद की ड्राइंग बना पाना, और ज्यादा डिटेलिंग कर पाना। धीरे धीरे पहले 2 बॉडी पार्ट्स बनाएगा बच्चा, फिर 5 बॉडी पार्ट्स बनाएगा और ध्यान से देखेगा। इस तरीके से नर्व कनेक्शन बनते हैं। कॉम्प्लेक्स सर्किट्स, कॉम्प्लेक्स स्किल्स बाद में बनते हैं। सो एक चीज हमें ध्यान रखना जरूरी है कि बच्चा एक ब्लैंक स्लेट की जैसे पैदा नहीं होता है, राइट। जैसा हम कई बार सोचते हैं कि बच्चा एकदम ब्लैंक स्लेट है। बच्चा एक जेनोटाइप, जीन्स, ब्लूप्रिंट जो होता है कि ब्रेन सर्किट्स का, कि ये इस तरीके का टेम्परामेंट होगा जो बच्चे को ऑफ कोर्स पेरेंट्स से मिलता है, राइट। ब्लूप्रिंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्रेन सर्किट्स। एंड जैसे जैसे बच्चे के एक्सपीरियंसेस होते हैं वर्ल्ड में और किस एक्सटेंट तक वो एक्सपीरियंस होंगे, वो डिसाइड करता है कई बार कि जो जीन्स में है, जो जेनेटिक कोडिंग में है, वो कितने हद तक एक्सप्रेस होगा। जैसे हम कई बार बोलते हैं बच्चा तो एकदम मेरे जैसे गुस्सा करता है, ये बच्चा एकदम मेरे जैसे लिखता है, मेरे जैसे डांस करता है, माता पिता कई बार अपने बच्चों के लिए बोलते हैं, राइट। सो जो जेनेटिक कोडिंग है वो कितने हद तक आएगी, वो बच्चे के एक्सपीरियंसेस डिसाइड करते हैं। सो रिमेंबर, जैसे हम लोग ब्रिक बाय ब्रिक फाउंडेशन बना रहे थे, वैसे ही बच्चे के डेवलपमेंट प्रोसेस में इंग्रेडिएंट्स जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कॉज इफेक्ट, सर्व, रिटर्न इंटरेक्शन बिटवीन चाइल्ड एंड देयर पेरेंट्स और केयर गिवर्स इन द फैमिली और कम्युनिटी। बच्चे ने कुछ किया, रिटर्न में कुछ मिला। बच्चे ने पेरेंट की तरफ कुछ ऐसे ताली बजाई, पेरेंट ने हंस के कुछ बोला। 2 साल के बच्चे ने ड्राइंग बनाई, पेरेंट को ऐसे दिखाया,
पेरेंट आए और उन्होंने कुछ बात की या टीचर्स ने बात की, सो इट इज ऑलवेज सर्व एंड रिटर्न। हम कई बार क्या सोचते हैं, बच्चे कितने स्मार्ट है, मोबाइल इतनी जल्दी सीख जाते हैं, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि मोबाइल जो है वो तो कंप्लीटली सर्व एंड रिटर्न में काम करता है। मैंने ये किया कुछ हुआ, मैंने ये किया कुछ हुआ। इसी तरीके से बच्चे सीखते हैं, रियल वर्ल्ड में भी ऐसे सीखते हैं। मैंने 5 मिनट तक मैं जोर से चिल्लाई, मेरे माता पिता का थ्रेशोल्ड हो गया, वो मुझे दे देंगे। बच्चे सर्व एंड रिटर्न से सीखते हैं। जब रिस्पॉन्सिव, इसे रिस्पॉन्सिव बोलते हैं कि पेरेंट्स, केयर गिवर्स, टीचर्स अटेंशन देते हैं बच्चे को, राइट। तो जब वो अटेंशन मिसिंग होता है या फिर अनरिलायबल होता है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, या इनअप्रोप्रिएट होता है, मुझे गुस्सा आया एज एन अडल्ट, मैंने 2 चाटे मार दिए, इनअप्रोप्रिएट, राइट। तो फिर ब्रेन की आर्किटेक्चर वैसे नहीं बन पाती है जैसे उसे बनना चाहिए, और उसमें कहीं ना कहीं डिस्पैरिटीज आती हैं, लर्निंग में भी और बिहेवियर में भी। सो वी अंडरस्टैंड कि जीन्स जो बच्चे के जेनेटिकली कोडेड है और एक्सपीरियंसेस टुगेदर ब्रेन आर्किटेक्चर बनाते हैं, राइट। सो एंड उसमें इमोशनल वेलबींग, सोशल कॉम्पिटेंस बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाते हैं बच्चे के कॉग्निटिव एबिलिटीज में। सारे ब्रिक एंड मोटार है, और वो किस तरीके से इमर्ज होते हैं अर्ली इयर्स में, वो कई बार ये डिसाइड करता है कि स्कूल में क्या सक्सेस होगा, वर्क प्लेस में क्या सक्सेस होगा, एंड टुगेदर अपनी रिलेशनशिप्स में, लार्जर कम्युनिटी में बच्चा कैसे सेटल होगा। कैन वी चेंज द स्लाइड प्लीज? सो इतना सब बात करके it is a good idea to see how many of the practices in the current lifestyle could be working contrary to the child's developmental needs in the early years. जैसा हमने बोला, serve and return, right? In early years, socially connection, frustration tolerance, waiting tolerance, अपने सेल्फ ड्राइव से स्टिमुलेट कर पाना। वो डॉक्टर का सेट पड़ा है, वो अपने आप नहीं खेलेगा, मैं उसको अपने कान पे लगाऊंगा, फिर अपनी बहन के पास जाऊंगा और बहन थोड़ा खिलखिलाएगी और मैं बोलूंगा मैं डॉक्टर बन गया। सेल्फ ड्राइव करके स्टिमुलेट कर पाना। मैं और भी स्किल्स इसमें डालना चाहूंगी, एबिलिटी टू ईट, खाना खाना सीख पाना, इन्वॉल्व होके, ये भी अर्ली इयर्स के स्किल्स होते हैं। अपने आप को सुला पाना, राइट। और क्या होता है अगर हम इन सारे डेवलपमेंट में स्क्रीन्स यूज करके उसको फास्ट फॉरवर्ड करने की कोशिश करते हैं, राइट। हम वेट को छोटा कर देते हैं, हम बच्चे को फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल नहीं होने देते, तुम्हें वेट नहीं करना है। हम ये भी बच्चे को मौका नहीं देते कि वो अपने आप को काम कैसे कर पाए, सूद कैसे कर पाए, वो तरीके कैसे बिल्ड करे, हम वो भी मौका नहीं देते हैं। तब instant gratification, low frustration threshold, low waiting tolerance, social emotional disconnect, and overall environment के साथ low interactivity develop होती है, right? So, and दूसरा एक और चैलेंज है इसमें, आप खुद सोचिए कि जो इतना वर्ल्ड ऑफ इंफॉर्मेशन, क्लटर ऑफ इंफॉर्मेशन जो बच्चे को बॉम्बार्ड करता है, जिसकी रोजमर्रा, चाहे वो कोई कॉमेडी कार्टून हो, चाहे वो यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स का वीडियोस हो, उसकी प्रैक्टिकल वैल्यू कुछ भी नहीं है बच्चे के डे टू डे वर्किंग में। इनफैक्ट स्टडीज ने यहाँ तक बताया है कि कैसे मीडिया बच्चे को मेटेरियलिस्टिकली, राइट, इंक्लाइन करता है और कंज्यूमरिज्म बढ़ाता है। अब देखिए, जब भी कोई एड दिखाएंगे, वो एक हंसता हुआ बच्चा दिखाएंगे और किंडर जॉय दिखाएंगे, हंसता हुआ बच्चा दिखाएंगे, पिज्जा दिखाएंगे। जब भी बच्चा बाहर शॉपिंग में जाएगा, ऑफ कोर्स बच्चा ये लर्न करेगा कि अगर मुझे हंसता हुआ बच्चा बनना है तो मुझे वो किंडर जॉय मिलना ही चाहिए। वो ये तो नहीं दिखाते गोभी की सब्जी खाओ, देखो हैप्पी बच्चा। सो विथ चिल्ड्रन, जब हम शॉर्ट सर्किट करते हैं अर्ली इयर्स के डेवलपमेंट को, तो हम बहुत ही वीक फाउंडेशन बनाते हैं बच्चों के इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट में, और उसका असर बच्चे के कॉग्निटिव, लर्निंग, बिहेवियर, हेल्थ सब में लेटर इयर्स में दिखता है।
So I would wrap it up with very quick note on how 18 Petals में हम बच्चों की मदद करते हैं, पेरेंट्स की मदद करते हैं. हम लोग पेडियाट्री क्लिनिक के साथ काम करते हैं, बच्चों का डेवलपमेंटल एंड बिहेवियरल स्क्रीनिंग टेस्ट लेके, और जहां पे भी रेड फ्लैग्स दिखता है वहां पेरेंट्स को गाइड करते हैं. We work with the philosophy of early the assessment, early the intervention, the better it is for the child and the family. So we can change the slide. That's the last one. And thank you so much for giving me an opportunity. मैं आपका धन्यवाद करूँगी एजुकेटी. Thank you so much.